अस्सलामुअलैकुम मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी अपने कामों में बिज़ी है, मैं अपने काम में बिज़ी थी। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ। वो वॉल सेलेक्ट कर रही है, उसे स्कोर कार्ड पर लगाने के लिए अपने प्रोजेक्ट की तस्वीर खींचनी है ताकि फिर वो उसका प्रिंट आउट निकाल सके और उसे स्कोर कार्ड पर लगाए। तो वो वॉल सेलेक्ट कर रही थी कि किस बैकग्राउंड कलर के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं अपने नाश्ते के तमाम काम और किचन की सफाई वगैरह के बाद फ़ारिग थी, तो सोचा आज हरा लहसुन की सफाई कर लूँ, क्योंकि एक दिन पहले हस्बैंड लेकर आए हुए थे और अगर ये ज़्यादा देर रह जाता फ्रिज में तो फिर ख़राब हो जाता, क्योंकि ये गीला हो रहा था। तो कुछ देर मैंने इसे खोल कर ऐसे ही रख दिया था एयर ड्राई होने के लिए। इसके बाद मैं इसकी सफाई कर रही थी। मैं इसके टॉप पार्ट को रिमूव कर देती हूँ, बट कुछ लोग इसे जो बाजरा आटे के साथ हरा लहसुन भी तैयार किया जाता है तो उसके अंदर ये जो टॉप पार्ट क्राउन पे इसके जो थ्रेड्स हैं इसे भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल बारीक सा ऊपर से टॉप हटाने के बाद आप इसके इस थ्रेड्स के पार्ट को भी अपने खाने में डालते हैं। उन लोगों का कहना है कि इससे ज़्यादा खुशबू आती है खाने में, बट मुझे ये पर्सनली ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं टॉप बिल्कुल हटा देती हूँ। फिर नीचे जितनी भी रूट्स डेड हुई हुई होती हैं, डेड एंड्स, उसको भी रिमूव किया जाता है। और इसके बाद आप इसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लीजिए और मैं इसे बॉक्स में भर कर रख देती हूँ। बॉक्स के अंदर पहले आप किचन पेपर या फिर किसी भी ब्राउन पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसे आप बेस में बिछा लीजिए और इसके बाद आप ये चॉप किया हुआ हरा लहसुन इसके ऊपर रख दें और बॉक्स बनाकर आप रख दें तैयार फ्रिज में। जब आपको ज़रूरत हो फ़ौरन निकालें और इस्तेमाल करें। हर बार की झंझट नहीं कि आपने इसे साफ़ करना है और चॉप करना है। बेटी ने हरा लहसुन देखते ही कह दिया है कि भाई अब जिस दिन भी मैं छुट्टी करूँगी उस दिन आप नाश्ते में मुझे हरे लहसुन वाला ऑमलेट बना कर दीजिएगा, क्योंकि यूजुअली जब वो कॉलेज जा रही होती है तो वो सिर्फ बॉइल्ड एग खाकर जाती है। मैंने अभी प्रॉपर हरे लहसुन की डिश नहीं तैयार की है, क्योंकि अभी कराची में जो बीच में थोड़ा सा ठंड आई थी तो दोबारा से गर्मियाँ आ गई हैं। मुझे तो मतलब फ़ैन वैन सब ऑन है, सर्दी चली गई। इवन दिसंबर आ रहा है लेकिन कराची का मौसम अब भी आप कह सकते हैं पंखे के बगैर बैठना बहुत मुश्किल है। कराची के मौसम का कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए थोड़ी सी भी जब भी ठंड आती है तो हम कराची वाले सर्दियों को खूब इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि वो जो थोड़े दिनों की सर्दी होती है उसी से हम अपने सारे शौक़ पूरे कर लेते हैं। विंटर के ड्रेसेस पहन लेते हैं, विंटर की सारी डिशेस बना लेते हैं। लहसुन की सफाई के बाद आज का सबसे मुश्किल काम, जो डेली ही बहुत मुश्किल काम होता है, वो ये था कि आज लंच में क्या बनाना है या आज खाने में क्या पकाना है। आप फैमिली मेम्बर से जा जाकर पूछते रहें कि किसी को कुछ समझ में आ रहा है, क्या खाने का मूड है। उस वक्त सबका यही जवाब होता है कि आप अपने पसंद से बना लीजिए, जो आपको ईजी लगे बस वो बना लीजिए। और जब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ पका कर रखें जब खाने के टाइम पर सामने, तो कोई एक ज़रूर ऐसा होगा जो कहेगा कि आज ये खाने का मूड नहीं था। आज लंच पर मैं और मेरी बेटी ही थे, तो सोचा फिर मैंने कि लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ सालन तैयार कर लेती हूँ। हम इसे फैमिली में मसाले वाली रोटी कहते हैं। आई एम श्योर इसे या आप लोग भी ज़रूर इस तरह से कोई डिश बनाते होंगे, और उसे आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी भाभी की फ़ैमिली में इसे खट्टी रोटी कहा जाता है, लेकिन मैं इसे या मेरी अम्मी की फ़ैमिली में इसे हम मसाले वाली रोटी कहते हैं। सिंपल ऑयल में मैंने अदरक लहसुन डालकर उसे थोड़ा सा सौते किया है और उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था और उसे बाइट साइज़ेस में कट करने के बाद इसे भी तेल में अच्छी तरह से कुछ देर सौते कर लिया था। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजीज़ डाल सकते हैं। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर कोई सालन में चिकन का पीस वगैरह बचा है तो आप उसे भी श्रेड कर इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं, बस कुकिंग करते वक्त उस वक्त दिमाग में आनी चाहिए। हमेशा मेरे दिमाग में चीज़ें बाद में आती हैं। आलू को कुछ देर के बाद सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर फ्रोज़न मटर ऐड कर दिए थे और साथ ही थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल दिया था साबुत वाला। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कुछ देर के लिए भून लिया था। थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दिया था। मसाले को रोस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर इतना पानी ऐड कर दिया था कि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। इसे कवर कर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया ताकि आलू और मटर अच्छी तरह से गल जाएं। छोटे पीसेस में थे आलू, इसलिए फ़ौरन गल गए थे।
आलू और मटर के गलने के बाद मैंने लिड हटाई है और इसके अंदर मैंने जो लेफ़्ट ओवर घर में रोटी या चपाती पड़ी हुई थी उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। ये बाहर की चपाती है, घर की बनी हुई रोटी नहीं है। हमारे एरिया में फरमाइशी चपाती के नाम से मिलती हैं। ये होल व्हीट फ्लावर की होती है, लाल चक्की का आटा जो होता है। और आपको इस तरह की रोटियाँ मेमन कम्युनिटी वाले एरियाज़ में ईज़िली मिल जाएंगी। इसके मैंने बाइट साइज़ पीसेस कट कर लिए हैं और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और मुझे लग रहा था पानी थोड़ा कम पड़ेगा तो मैंने एक्स्ट्रा पानी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा सिरका, जिसकी वजह से भाभी की फैमिली में इसे खट्टी रोटी कहा जाता है। मेरी भतीजियाँ इसे खट्टी रोटी कहती हैं। तो या फिर आप इसकी जगह पर लेमन या इमली का जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसे कवर कर कर अच्छी तरह से पहले मिक्स कर दिया, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया था और इसे कवर कर कर लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी। रोटी अपने अंदर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत मज़ेदार डिश तैयार हो जाती है। बहुत झटपट तैयार हो जाती है और इसमें मैंने किसी किस्म का कोई टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डाला। कुछ लोग टमाटर और प्याज के साथ सब्जियों को अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं, भून लेते हैं मसाला, बट मैं इसमें सिर्फ स्पाइसेस ऐड करती हूँ और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ सिर्फ मुझे प्याज पसंद है। मैं वेजिटेबल में सैलड में और कोई वेजी इसके साथ कट नहीं करती हूँ, सिर्फ प्याज लेती हूँ। और बस मैं और मेरी बेटी अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। लंच के बाद कुछ देर रेस्ट किया था और फिर एहसास हुआ कि भाई अब डिनर की बारी है। डिनर में क्या पकाया जाए, फिर वही टेंशन, क्योंकि मेरे पास एक लास्ट नाइट का चिकन कढ़ाई का कुछ लेफ़्ट ओवर मौजूद था, लेकिन वो इतना था कि सबको पूरा नहीं होगा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं आलू के कटलेट तैयार कर लेती हूँ साथ में, तो इस तरह से एक प्रॉपर मील बन जाएगी और सबका पेट भी भर जाएगा। बट फिर आइडिया आया कि आज जो सुबह हरा लहसुन चॉप कर कर रखा हुआ है तो क्यों ना उसके साथ घर में नान बना लिए जाए। तो नान का जो डो है वो बेटी ने गूंद कर दे दिया था। वो लॉकडाउन के ज़माने में हमने ये नान की रेसिपी ट्राई की थी और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उस वक्त मैंने ये इसे प्रॉपर नान की तरह, जो हम लोग यूट्यूब पे बहुत देखते हैं कि उल्टा तवा कर कर फ्लेम के ऊपर कुक की जाती है नान, ये वही डो है। बट मैंने आज इसे सिर्फ पराठों की तरह से कुक किया है नॉन स्टिक पैन के अंदर। पेड़े बनाने के बाद उसे बेल लिया था और स्टार्ट में आपने देखा होगा रोलिंग पिन मैंने चेंज किया है। जो सिल्वर रोलिंग पिन है वो यूजुअली मैं अपने कुकिंग चैनल की वीडियोस में यूज़ करती हूँ, बट मैं घर में अपना ये लकड़ी वाला जो बेलन है या रोलिंग पिन है इसे यूज़ करती हूँ, तो मुझे इसी में कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से बेलने के बाद ऊपर जो चॉप कर कर हरा लहसुन रखा हुआ था वो डाल दिया था और उसे दोबारा से प्रेस कर दिया था ताकि वो उसके अंदर सेट हो जाए। फ्राई पैन में डालने के बाद जब एक साइड कुक हो गई तो इसकी मैंने साइड टर्न की है और ऊपर थोड़ा सा मैंने बटर अप्लाई कर दिया था और दोबारा से साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड पर भी थोड़ा बटर लगा दिया था। बहुत ही सॉफ्ट और बटरी नान तैयार हुए थे, बट वैसे क्रिस्प नहीं थे। जो रेगुलर नान हम घर में उल्टे तवे के साथ तैयार करते हैं जो डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर कुक होता है वो थोड़े क्रिस्प बनते हैं, बट ये थोड़े से सॉफ्ट थे और बहुत मज़ेदार नान बने थे। तो प्लीज़ इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं नान की रेसिपी या जो डो की रेसिपी है वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो लेफ़्ट ओवर चिकन मेरे पास मौजूद था उसके लिए मैं ग्रेवी बढ़ा रही थी, तो मैंने पैन के अंदर टमाटर बिल्कुल बारीक स्लाइसेस कर कर डाल दिए थे, साथ ही जुलियन जिंजर ऐड किया था और इन दोनों चीज़ों को मैंने तेल के अंदर कुछ देर के लिए कवर करके छोड़ दिया था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। साथ साथ में उसकी भुनाई करती जा रही थी। जब टमाटर अच्छी तरह से भुन गए थे तब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था कुछ देर के लिए और पहले मैंने सारे नान तैयार कर लिए थे क्योंकि ग्रेवी का काम इतना ज़्यादा नहीं था। बस उसके अंदर लेफ़्ट ओवर अपना चिकन कढ़ाई का सालन ऐड करना था और उसे अच्छी तरह से भूनना था। तो पहले मैंने अपने सारे नान तैयार कर लिए थे। हरे लहसुन को अगर आपको टॉप पर नहीं लगाना है तो आप आटा गूंथते हुए इसे डो में ही शामिल कर लीजिए और इस तरह से भी इस नान को तैयार किया जा सकता है। पूरा घर इस वक्त मज़ेदार सी बटर और गार्लिक की खुशबू से महक रहा था। नान तैयार करने के बाद उसे कवर करके साइड में रख दिया था और अब मैं चिकन की ग्रेवी को फाइनलाइज़ कर रही थी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था और दही मैंने फेंटे बगैर ऐड किया था, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा भुनाई करनी पड़ी थी ताकि दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दही हमेशा खाने में फेंट कर ऐड करना चाहिए। साथ ही मैंने इसके अंदर शान का कढ़ाई मसाला मेरे पास मौजूद था वो ऐड किया। यूजुअली अब मैं कढ़ाई घर के मसाले से तैयार करती हूँ। बहुत सालों के बाद आई थिंक मैंने शान का कढ़ाई मसाला लिया था और बहुत अच्छी कढ़ाई तैयार हुई थी इससे।
अच्छी तरह से मसाले को भी भून लिया। फिर इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत डाल दी थी। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा और जुलियन कट किया हुआ अदरक ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें क्रश कर कर कसूरी मेथी एक्स्ट्रा ऐड की है और चिकन का जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर सालन मौजूद था वो इसके अंदर ऐड कर दिया था और बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है मसाले के साथ और फिर इसे कवर कर कर लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था ताकि बहुत अच्छी तरह से चिकन अंदर तक गर्म हो जाए और ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। बहुत मज़ेदार किस्म की कढ़ाई तैयार हुई थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लेफ़्ट ओवर से बनाई गई है या कल भी, क्योंकि कल जो इसका मैंने फ्लेवर तैयार किया था उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था और आज इस तरह से तैयार करने के बाद इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये लेफ़्ट ओवर ही है कल वाला। आप लोग भी ज़रूर इस तरह से अपने लेफ़्ट ओवर खाने के साथ कुछ ना कुछ जुगाड़ करते होंगे। गार्लिक नान बनाते हुए चूल्हा बहुत गंदा हो गया था तो सोचा उसकी सफाई भी हाथों हाथ कर लूँ। तो क्योंकि जितना भी जो गार्लिक नान के ऊपर लगा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा चूल्हे के ऊपर गिर रहा था। इसके अलावा जो बटर मैं ऐड कर रही थी और वो शुड़ करके उड़ रहा था सारे चूल्हे पर, तो उसकी वजह से चूल्हा बहुत गंदा हो गया था। तो मैं इसकी सफाई कर रही थी अपने एस्टॉनिश किचन क्लीनर के साथ। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं इसके। मैंने आज तक बहुत सारे क्लीनर्स यूज़ किए हैं बट इसका रिज़ल्ट ऑसम है। बस आप स्प्रे कर कर रखें और थोड़ी ही देर में आप मतलब जस्ट 1 और 2 मिनट में आप इसे बहुत इजीली बग़ैर स्क्रबिंग किए हुए ईज़िली सफाई कर सकते हैं। और आपको ये जो छोटा वाला बर्नर है मेरा बैक साइड पर जिसकी मैं अभी सफाई कर रही थी, इसके बॉर्डर्स पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। तो इस चूल्हे के ऊपर मैं अपने जो पानी का हांडा है वो रखती हूँ। पीने का जो पानी है वो हम बॉईल कर कर यूज़ करते हैं, तो इस पर मैं फुल फ्लेम के साथ उस पानी को बॉईल करने के लिए रखती हूँ, जिसकी वजह से इसका मेटल नीचे से ब्लैक हो गया है। इस पर कुछ भी स्टिक नहीं हुआ हुआ है, बस वो मेटल इटसेल्फ ब्लैक हो चुका है, इसलिए वो दिखने में आप लोगों को थोड़ा सा डर्टी लुक दे रहा होगा। मैंने ये इम्तियाज़ सुपर स्टोर से परचेज़ किया था और आई थिंक ये मेरी 3rd बॉटल है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे, इसी वजह से दोबारा परचेज़ कर लेती हूँ। और इस बार मैं बाथरूम क्लीनर भी लेकर आई हुई हूँ बट वो मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है। अगर उसे भी यूज़ करने के बाद मुझे इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिले तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। या आप लोगों ने अगर इस ब्रांड का कोई और क्लीनर यूज़ किया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और इसके बाद लाइट चली गई थी, सोचा आप लोगों को गैलरी में से थोड़ा सा अपना एरिया दिखा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। होपफुली इस बार कोई लेफ़्ट ओवर नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।